मायाज़म सीरीज में हम बात कर रहे हैं सोरा मायाज़म की। अब तक हमने जाना सोरा के बारे में डॉक्टर हर्बर्ट रॉबर्ट और डॉक्टर केंट का पॉइंट ऑफ व्यू, और अब हम सीखने जा रहे हैं फ्रॉम द मास्टर हिमसेल्फ, द डिस्कवरर ऑफ सोरा, डॉक्टर हैनीमैन। सोरा को हम जानेंगे उनकी अपनी लिखी हुई बुक से, द क्रॉनिक डिसीजेस, देयर पेक्यूलियर नेचर एंड देयर होम्योपैथिक क्योर। सोरा की बात करने से पहले डॉक्टर हैनीमैन मायाज़म के इन्फेक्शन और स्प्रेड के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस तीनों मायाज़म से इन्फेक्ट होने के लिए एक मोमेंट ही काफ़ी होता है, लेकिन उस इन्फेक्शन को ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के लिए, उसे बीमार करने के लिए ज़्यादा समय लगता है। यानी इन्फेक्शन तो एक मोमेंट से ही हो जाता है, लेकिन उस इन्फेक्शन को डिसीज बनने में और एक्सटर्नल सिम्टम्स डेवलप करने में समय लगता है। मायाज़म पहले ऑर्गेनिज्म में इंटरनली पूरी तरह फैलता है, फिर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल मोर वाइटल ऑर्गन्स को बचाने के लिए बीमारी को शरीर की बाहरी सतह की तरफ, लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ धकेलती है। इस प्रकार एक तरह से बीमारी को पैलिएट करने की कोशिश करती है एक्सटर्नल सिम्टम्स डेवलप करके, ताकि इंटरनल इकोनॉमी को थोड़ा रिलीफ पहुंचा सके। एक्सटर्नल सिम्टम्स शरीर के सबसे कम खतरे वाली जगह पर आते हैं, यानी स्किन पर। स्किन में भी उस जगह पर जिस जगह की नर्व से टच होकर मायाज़म का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैला था। डॉक्टर हैनीमैन के इस एक्सप्लेनेशन से लगता है जैसे वो बता रहे हों कि मायाज़म का स्प्रेड किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन की नर्व्स में टच होने से होता है, और पूरे शरीर में भी ये नर्व्स के थ्रू ही फैलता है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वेनरल मायाज़म या साइकोसिस और सिफिलिस में भी एक्सटर्नल इरप्शन यानी फिग वॉट या शैंकर सिर्फ सुपरफिशियल स्किन इरप्शन नहीं है, बल्कि वो भी मायाज़म की इंटरनल इकोनॉमी में पूरी तरह स्प्रेड हो चुकने के बाद एक्सटर्नल सरफेस यानी स्किन पर इरप्शन के फॉर्म में अपीयर होता है, उसी जगह पर जहां से पहली बार कांटेक्ट होने पर इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैला था। इसीलिए ये सोचना कि जल्द से जल्द इस शैंकर को डिस्ट्रॉय करना है ताकि इसका पॉइजन पूरे शरीर में ना फैले, मूर्खता है, जबकि इन्फेक्शन तो ऑलरेडी पूरे शरीर में फैल चुका है। इस गलत धारणा ने ही कई तरह के फॉल्स ट्रीटमेंट्स को जन्म दिया है, जिसके चलते शैंकर को बाहर से नष्ट कर दिया जाता है, और वो शैंकर जो अब तक इंटरनल डिसीज को पैलिएट कर उसे बाहर तक सीमित रखे हुए था, उसके खत्म होते ही डिसीज अब इंटरनल इकोनॉमी में फैलने लगेगी और मोर इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक करेगी। इसी तरह सोरा मायाज़म के लिए भी समझा जाता है कि इचिंग इरप्शन तो सिर्फ स्किन डिसीज है, सुपरफिशियल है, और इसका इंटरनल इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। इस फॉल्स एजम्पशन की वजह से सैकड़ों सालों से इन बीमारियों का गलत तरह से इलाज किया जा रहा है, जो कभी भी इन बीमारियों को जड़ से नहीं मिटा पाते, बल्कि उन्हें और भी कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं। तो क्या तरीका है इन मायाज़म्स को क्योर करने का कि एक्सटर्नल स्किन इरप्शन भी क्योर हो जाए और इंटरनल डिसऑर्डर भी? इसके लिए डॉक्टर हैनीमैन कहते हैं सीजेंट कॉजा सीजेट इफेक्टस, यानी कॉज को मिटाओ तो उसका इफेक्ट भी इवेंचुअली मिट ही जाएगा। कैसे? आइए समझते हैं। डॉक्टर हैनीमैन समझाते हैं कि ये एक्सटर्नल स्किन इरप्शंस दरअसल ओरिजिनल इंटरनल डिसीज का विकैरियस मैनिफेस्टेशन है। विकैरियस मैनिफेस्टेशन यानी ओरिजिनल डिसीज का एक सब्स्टिट्यूट, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि इंटरनल डिसीज मौजूद है, और जब तक ये एक्सटर्नल विकैरियस स्किन इरप्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, यानी फॉल्स ट्रीटमेंट के द्वारा इससे छेड़छाड़ नहीं की गई है, तब तक ओरिजिनल डिसीज यानी सोरा को सबसे आसानी से, सबसे कम समय में और जड़ से खत्म किया जा सकता है। लेकिन यदि उस इरप्शन को सिर्फ एक मामूली इच समझकर लोकल ऑइंटमेंट या लोशन लगाकर दबा दिया गया, तो सोरा मायाज़म अब अंदर की तरफ अपनी जड़ें फैलाने लगेगा। यानी प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के सप्रेशन के बाद अब वो अपने सेकेंडरी सिम्टम्स
पैदा करने लगेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि हम कैसे पता करें कि ये सेकेंडरी इरप्शंस उस प्राइमरी स्किन इरप्शन के सप्रेशन के कारण आए हैं या ये कोई अलग बीमारी है जिसका उस इरप्शन से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही सवाल है और इसका जवाब भी डॉक्टर हेनीमैन ने बहुत साफ साफ दिया है। उन्होंने अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया कि जैसे ही उनका इच इरप्शन सप्रेस किया गया, वो किसी सीवियर क्रॉनिक एलिमेंट से सफर करने लगे और ये क्रॉनिक एलिमेंट्स सालों साल रहने वाले जिद्दी एलिमेंट्स थे। लेकिन जब पेशेंट की इंटरनल इकोनॉमी ने संघर्ष करके डिसीज को दोबारा बाहर की तरफ धकेला, यानी जब स्किन इरप्शंस दोबारा अपीयर हुए, तो यही जिद्दी क्रॉनिक एलिमेंट्स जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ये अचानक आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए। ऐसा एक नहीं अनेक पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया गया, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि स्किन के इस प्राइमरी इरप्शन और इनके सप्रेशन के बाद आने वाले सेकेंडरी इरप्शंस का आपस में सीधा संपर्क है। सोरा के प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस के बारे में डॉक्टर हेनीमैन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि सिफिलिस और साइकोसिस के इरप्शंस यानी शैंकर और फिगवर्ड्स लाइफ लॉन्ग ऐसे ही बने रह सकते हैं यदि उन्हें गलत ट्रीटमेंट द्वारा छेड़ा ना जाए तो। लेकिन सोरा के प्राइमरी इच इरप्शन की टेंडेंसी ऐसी नहीं होती और ये कई दूसरे कारणों से भी आसानी से सप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए जब तक पेशेंट में प्राइमरी इरप्शन प्रेजेंट है, फिजिशियन को जरा भी समय गंवाए बिना जल्द से जल्द एक करेक्ट एंटीसोरिक रेमेडी के थ्रू उसे क्योर कर देना चाहिए, क्योंकि ये नोटोरियस इरप्शन एक बार यदि हाथ से फिसला तो फिर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और इसे ठीक करना और भी मुश्किल होता जाता है। प्राइमरी इरप्शन के सप्रेशन के बाद सोरा के जो इरप्शंस आते हैं वो प्राइमरी से भी ज़्यादा चेंजेबल होते हैं और ये रिलायबल भी नहीं होते, यानी इनके ठीक हो जाने के बाद भी इंटरनल सोरा पूरी तरह से ठीक हो गया है, इस बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि इसके अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस पर ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका गाइडेंस भी नहीं मिल पाता इनके इसी चेंजेबल नेचर के कारण, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के अलावा भी दूसरी कई वजहों से अपीयर या डिसअपीयर हो जाते हैं। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि जब सोरा का प्राइमरी इरप्शन पकड़ पाना इतना मुश्किल है और सेकेंडरी इरप्शन को देखकर असली डिसीज का पता ही नहीं लगाया जा सकता, तो यदि कोई फिजिशियन स्किन इरप्शन से राहत दिलाने के लिए अपने पेशेंट को कोई ऑइंटमेंट, कोई लोशन, कोई क्रीम दे दे, तो इसमें गलत क्या है? कई फिजिशियन इस तरह के एक्सक्यूज देते भी हैं। आपके मन में भी ये सवाल आया होगा। इसके जवाब में डॉक्टर हेनीमैन कहते हैं कि पहली बात, चाहे किसी भी तरह का क्यूटेनियस इरप्शन हो, यदि एक फिजिशियन उसे कंसेंशियसली और रैशनली ठीक करना चाहता है तो उसे कभी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी त्वचा बिना हमारे शरीर के कोऑपरेशन के अपने आप बीमार नहीं पड़ती, बल्कि हमारा पूरा शरीर बीमारी की अवस्था में होता है, जो स्किन के माध्यम से अपनी बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स दे रहा होता है। इसीलिए स्किन को और पूरे शरीर को क्योर करने के लिए इंटरनल मेडिसिन की ही ज़रूरत होती है। इंटरनल डिसऑर्डर ठीक होने के साथ साथ ही स्किन भी स्वस्थ होती जाती है। दूसरी बात, अगर फिजिशियन के सामने सोरा का ओरिजिनल इरप्शन ना भी हो तो भी सोरिक इरप्शन के कुछ खास सिम्टम्स होते हैं जिनकी मदद से एक ऑब्जर्विंग फिजिशियन सोरिक इच को पहचान सकता है। क्या हैं वो सिम्टम्स, आइए जानते हैं। सोरिक इच इरप्शंस में वेसिकल्स होते हैं जिनमें बहुत इचिंग होती है। वेसिकल्स के अंदर का फ्लूइड शुरू में ट्रांसपेरेंट होता है, पर जल्दी ही उसमें पस आ जाता है और वो पस्चूल्स बन जाते हैं जिनके चारों ओर रेड मार्जिन आ जाती है, या फिर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं मिलियरी रैशेस की तरह, या छोटे छोटे पिंपल्स जैसे इरप्शंस भी हो सकते हैं। इन इरप्शंस में कांस्टेंट इचिंग होती रहती है। यदि ये बच्चों में है तो बच्चे कॉन्स्टेंटली उस स्पॉट को स्क्रैच करते रहेंगे। यदि ये बड़ों में है तो वो अपने फिजिशियन से कंप्लेन करेंगे
कि उनके इचिंग इरप्शंस में वॉल्यूप्चस इचिंग होती है, यानी अनबियरेबल इचिंग, जिसमें स्क्रैच किए बिना नहीं रहा जा सकता, खास तौर पर इवनिंग और नाइट में। और स्क्रैचिंग के बाद उनमें बर्निंग पेन होता है। ऐसे केसेस में हम ज़रा भी डाउट नहीं कर सकते कि ये सोरिक इच है या नहीं, क्योंकि यही सोरिक इच के श्योर साइंस हैं। अब देखते हैं इनका ट्रीटमेंट। इस तरह के सिम्टम्स वाले इरप्शंस के लिए डॉक्टर हैनीमैन साफ कहते हैं कि बिना कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन के सिंपली पोटेंटाइज सल्फर के 1 से 2 ग्लोब्यूल, जिनका साइज पॉपी सीड्स जितना हो, पेशेंट को दीजिए। बस इतना ही इरप्शन और इंटरनल सोरा दोनों को क्योर करने में सक्षम है। यहाँ पर एक फुटनोट में डॉक्टर हैनीमैन ने ये भी कहा है कि रीसेंट इच डिसीज में मैंने देखा है कि कई बार ये सिंपल सोरिक इरप्शंस भी अकेले सल्फर से क्योर नहीं हो पाते। ऐसे में पेशेंट को पहले सल्फर की एक स्मॉल डोज, फिर 2-3 सप्ताह के अंदर हाफ ग्रेन कार्बोवेज की हाईली पोटेंटाइज्ड डोज देनी पड़ती है। ज़्यादातर केसेस इससे ठीक हो जाते हैं, और यदि न हो तो इसके बाद हाईली पोटेंटाइज्ड सीपिया की 3 डोजेस सफिशिएंट होती हैं सोरा को पूरी तरह क्योर करने के लिए। अरे ये क्या हुआ, इतनी सारी मेडिसिन बदली, वो भी सिंपल सोरा के लिए, ऐसा क्यों? सिर्फ सल्फर ही सफिशिएंट क्यों नहीं? और ये तो बात हुई सिंपल सोरा की, लेकिन यदि सोरा कॉम्प्लिकेट हो चुका है तब क्या करें? ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मीनवाइल, अगर आप हर्बर्ट रॉबर्ट और डॉक्टर केंट की फिलॉसफी के दूसरे चैप्टर्स समझना चाहते हैं तो क्लिक करें ये प्लेलिस्ट।